हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मैथ वो भी रेलवे ग्रुप डी का। पहचानते होंगे इनको। एसके झा द्वारा लिखा गया यह रेलवे का प्रैक्टिस सेट है जिसमें 24 सेट दिया गया है और यह वॉल्यूम 2 है जिसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग सीखेंगे और प्रत्येक सेट का मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप सीख पाइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन है 46 नंबर कि 3/5, 9/10 और 6/25 का HCF निकालना है, यानी मौसा निकालना है। तो देखिए HCF यानी मौसा निकालना है तो HCF बराबर क्या होता है। तो एक छोटा सा यहां पे बेसिक चीज जानिए कि HCF को ही GCD भी बोला जाता है। अगर आपको इतना का GCD निकालने के लिए बोलता तो आप कहते GCD क्या होता है, लेकिन एक चीज सीख लीजिए कि HCF का मतलब ही होता है GCD। आपको HCF निकालने के लिए बोला जाए या फिर GCD निकालने के लिए बोला जाए, दोनों बात यहां पे बराबर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका HCF निकालते हैं। HCF तो देखिए ये भिन्न है, ये 3 भिन्न आपको दिया गया है। भिन्न को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं और देखिए यह 3 भिन्न है तो भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा बटा में हरों का लस, यानी 3, 9 और 6 का मौसा यानी HCF निकालिएगा तो कितना आएगा 3 होगा। और 5, 10, 25 का LCM निकालिएगा तो 50 होगा, क्योंकि मौसा बराबर होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, यानी 3, 9, 6 को काट दे। तो 3 से बड़ा कोई संख्या है ही नहीं जो कि तीनों को काटेगा। जबकि LCM होता है छोटी से छोटी संख्या जो कि 5, 10 और 25 ये तीनों से कट जाए तो 50 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि यह तीनों से कटेगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 713 के पावर 116 गुने 82 के पावर 218 गुने 364 के पावर 715 के परिणाम में इकाई का अंक क्या होगा। देखिएगा इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो इसमें भी एक छोटा सा बेसिक चीज जान जाइए, आपको फायदा करेगा कि जब भी इकाई अंक निकालना हो तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा 0, 1, 5, 6 नो चेंज, 0, 1, 5, 6 नो चेंज। ये आखिर होता क्या है। तो जिसके इकाई अंक निकालना है उसके बेस में एक पावर है और ये वाला बेस है। तो बेस के इकाई स्थान पर देखा जाता है कि क्या नो चेंज के ग्रुप का कोई है। तो देखेंगे यहां पे कि बेस का इकाई स्थान पर क्या है 3 है। तो 3 इनमें से कोई है नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे 3 लिखेंगे, अब जो पावर है उसको लिखेंगे गुने। यहां पे देखिए कि 82 का इकाई स्थान क्या है 2 है और 2 जो है नो चेंज के ग्रुप का है नहीं है, 2 लिखेंगे और इसके बाद पावर जो है उसको लिखेंगे गुने 4। देखिए यहां पे 4 लिखेंगे और पावर लिखेंगे 715। अगर नो चेंज के ग्रुप का होता तो वही हो जाता, पावर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब नो चेंज के ग्रुप का ना हो तो उसको जैसे के तैसे लिखेंगे इकाई का अंक और पावर में 4 से भाग दिया जाता है। पावर में क्या किया जाता है 4 से भाग दिया जाता है। तो पावर में 4 से भाग देंगे, अगर पावर पूरा कट जाए 4 से पूरा कट जाए तो पावर में
4 लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 का नियम ऐसे भी होता है क्या कि दाहिने तरफ से 2 अंक यदि 4 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या भी 4 से कटती है, या फिर 2 शून्य हो, दाहिने तरफ से 2 शून्य हो। तो यहाँ पे 4 का नियम क्या करते हैं कि 2 ही अंक में लगाते हैं, दाहिने से 2 अंक में, दाहिने तरफ से। तो यहाँ पे देखिए कि 4 से 4 चौके 16 पूरा पूरा कट गया, तो 3 के पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यानी शेष जो बचेगा उसको लिखेंगे, और शेष नहीं बचेगा यानी पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 लिखेंगे। 4 से काटिएगा, 4 चौके 16, 2 18, 2 शेष फल बच रहा है इसमें, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुने 4 से इसको काटिएगा तो 4 के 12, 3 बच रहा है शेष फल, तो 4 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 3 के पावर 4 कितना, तो 81 गुने 2 के स्क्वायर 4 गुने 4 के पावर 3 64। अब हम लोगों को क्या पूछा कि इकाई स्थान ही ज्ञात करना है, तो इकाई स्थान जब भी ज्ञात करना हो तो इकाई पर ही ध्यान रखना है। तो देखिएगा 81 का इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, फिर 4 से ये वाला 4 में गुना करेंगे तो 4 चौके 16, तो 16 का इकाई स्थान क्या हो गया, 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है कि एक पाई चार्ट दे दिया है इस प्रकार, ये प्रथम वर्ष है और इसमें 11% है, द्वितीय वर्ष है और इसमें 26% है, ये तीसरा वर्ष है और इसमें 30% है, और ये चौथा वर्ष है और इसमें 33% है। ये आपको पाई चार्ट दे दिया है। अब बोला है क्या कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दे 5 वर्ष की कुल आय। तो यहां पे देखिएगा 5 वर्ष नहीं, यहां तो आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, है ना, 4 वर्ष तक कहीं दिया गया है, जबकि यहां पे गलत टाइप हो गया होगा, मिसप्रिंट हुआ है। तो देखिएगा कि 4 वर्षों का कुल आय यानी आमदनी जो है 75 लाख रुपया है। तो वर्ष 2 से वर्ष 3 तक कुल आय कितनी है, वर्ष 2 से वर्ष 3 तक कुल आय पूछ रहा कि कितना। तो हम लोग जानते हैं कि कुल आय किसी का भी होता है 100% होता है, ऐसे भी देखिएगा चारों को आप जोड़िएगा तो 100% आएगा, चारों को जब जोड़िएगा तो 100% आएगा, यानी 4 साल में यह 100% आमदनी करता है, जबकि करता है कितना, 75 लाख रुपया, 75 लाख रुपया। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 75,000, 75,000। ठीक है, वर्ष 2 से वर्ष 3 तक कुल आय, तो देखिएगा वर्ष 2 और 3 में कुल कितना हो जाएगा, वर्ष 2 में 26%, वर्ष 3 में कितना है 30% है, दोनों को जोड़िएगा तो 56% हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि 1% बराबर 75,000, तो 56% बराबर कितना हो जाएगा, 56 गुने 75,000। इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0 0, 5 छक 30 के 0, 7 छक 42, 50 25 और 3, 5 3 8, 2 10 के 0, 4 2 6 1 7, 70 के 0 हो जाएगा, फिर 7 5 35, 35 5 40 और 2 42, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 3 जीरो पहले से, हाँ एक और जीरो आ जाएगा इसमें, यानी 42 लाख रुपया हो जाएगा वर्ष 2 से वर्ष 3 तक के कुल आय। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 संख्याओं 4 8 12 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिएगा यहां पे कि 4 8 12 और 22 है, प्रत्येक में हम क्या जोड़ दें, यानी प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि यह समानुपातिक हो जाए। तो माना कि प्रत्येक पद में x जोड़ दे, तो 4 प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस x, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस x और ये हो जाएगा आपका 22 प्लस x। समानुपातिक हो जाए
इसका मतलब क्या है कि समानुपातिक बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले 2 में अनुपात लगाते हैं, अंतिम 2 में अनुपात लगाते हैं, इसके बाद इसमें समानुपात का चिन्ह लगाते हैं। नजदीक में नजदीक से गुना, दूर में दूर से गुना करते हैं। तो देखिएगा इसमें इससे गुना करेंगे तो 22 चौके 88 प्लस 4 से x में गुना करेंगे तो 4x प्लस x से 22 में तो 22x प्लस x में x से x स्क्वायर बराबर 8 से 12 में 12 × 96 प्लस 8 में 1 से 8x प्लस x में 12 से तो 12x प्लस x में 1 से x स्क्वायर बराबर के उस पार और बराबर के इस पार सेम चीज हो, सेम साइन के तहत तो क्या करते हैं कि दोनों को काट देते हैं। तो देखिए x स्क्वायर इधर भी प्लस में है उधर भी प्लस में है तो ये दोनों कट जाएगा आपका, है ना। अब यहां देखिए कि 12 8 20x को इधर से घटाते हैं तो 22x में से 20x घटेगा 2x और 4x जोड़ देंगे तो 4 2 6x बराबर 96 में से 88 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा। 2 से काटेंगे 2 3 6 2 चौके 8, x बराबर हो जाएगा 3 इधर गुना में भाग में जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि समानुपातिक हो जाए, तो प्रत्येक पद में 4/3 जोड़ा जाए तो समानुपातिक हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 27 माइनस बड़ी ब्रैकेट 18 माइनस मध्यम ब्रैकेट 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 ऊपर बार ब्रैकेट है, इसका ब्रैकेट बंद है। इसको सरल करना है तो देखिएगा यहां पे कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है कि सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करते हैं। तो बाकी बात सबको जैसे कि तैसे लिखेंगे। 27 माइनस ये हो जाएगा 18 माइनस 16 माइनस 5। अब यहां पे देखिए बार ब्रैकेट में ध्यान में रखना है कि 4 और 1 पर बार ब्रैकेट, माइनस पर नहीं है। देखिए माइनस पर नहीं है, यहीं पे गलती होता है, अधिकतर जो होता है गलती यहीं पे होता है। तो देखिएगा यहां पे क्या माइनस के ऊपर भी आपको बार लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है। जब नहीं लगा हुआ है तो यह 4 को प्लस में मानना है, 4 को प्लस में मानना है। तो यहां पे देखिएगा कि जब 4 को हम प्लस में मानेंगे तो प्लस 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा। आई पहले से माइनस है तो लिखिए -3, ये हो गया आपका 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस कितना हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कि 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा प्लस में, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2। 27 माइनस 18, अब देखिए यहां पे 16 में से 2 घटाइएगा तो 14 बचेगा, 14 प्लस में तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -14। 27 माइनस 18 में से 14 घटाइएगा तो 4 बचेगा, तो 4 बचेगा प्लस में, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4। 27 में से 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 23, तो 23 इसका आप आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि x बराबर 6 प्लस 2√6 तो पूछ रहा है कि रूट अंडर x माइनस 1 प्लस 1/रूट अंडर x माइनस 1 का मान क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो सोचिए कि यहां पे x का वैल्यू दे दिया है इतना, तो जहां जहां x है वहां पे x का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा आपका 6 प्लस 2√6 माइनस 1 तो पहले से है प्लस 1/रूट अंडर 6 प्लस 2√6 माइनस 1। देखिएगा 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा, तो रूट अंडर 5 प्लस 2√6 प्लस 1/6 में से 1 घटेगा तो 5, रूट अंडर 5 प्लस 2√6। अब यहां पे देखिए कि एक बड़ा रूट है और एक छोटा रूट, तो एक बड़ा रूट हो और एक छोटा रूट हो तो छोटा रूट के बाहर 2 है कि नहीं, यही चीज देखा जाता है। तो देखिए छोटा रूट के बाहर 2 है। जब छोटा रूट के बाहर 2 दिख जाए
तो छोटा रूट के अंदर जो संख्या है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके ये 5 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। फिर इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 और 2 5। अब यहां पे देखिए कि 3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद रूट लगा देंगे 1 बटा, अब यहां पे देखिए √3 प्लस √2। यदि आप घातांक करने का पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। पूरा आप एक एक करके क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका कभी भी आपको घातांक करने का क्वेश्चन नहीं फंसेगा, तो जाकर के उसको जरूर देखिएगा। पूरा बेसिक से आपको है, एडवांस लेवल तक का है। तो यहां पे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि √3 प्लस √2 है प्लस, इसका परिमेयकरण करेंगे। जब इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो नीचे से जब ऊपर जाता है तो बीच का चिन्ह बदल जाता है। तो √3 माइनस √2 बटा में देखिए कि बटा में दोनों के वर्गों का अंतर। तो सोचिए यहाँ पे कि दोनों के वर्गों का अंतर जब हम करेंगे यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 बटा में 1 9 भी लिखेंगे तो चलता है। अब देखिए एक प्लस में √2, एक माइनस में √2, दोनों कैंसिल हो गया। एक √3 बचा हुआ है प्लस में और एक प्लस में √3 है, तो कितना √3? तो 1 का 1 2 √3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2 √3। लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 1355 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है। छोटी संख्या कितनी है? तो देखिएगा कि माना कि छोटी संख्या बराबर x मान लेते हैं, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या बराबर 1355 प्लस x। ऐसा क्यों? क्योंकि बोला कि दोनों का अंतर 1355 है। अंतर मतलब घटाओ, दोनों को जब घटाइएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1355, यानी दोनों का अंतर जो है 1355 है। अब इसे बोला बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो बड़ी संख्या कितना? तो 1355 प्लस x। इसमें छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 25 प्राप्त होता है। तो शेषफल नीचे आता है और भागफल कहाँ आता है? यहाँ पे आता है ना। तो हम लोगों से पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या यानी x का वैल्यू जो आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहां से एक सूत्र लगाते हैं हम लोग कि भाज्य बराबर, तो आप जानते होंगे कि ये भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर यानी 1355 प्लस x बराबर भाजक गुने भागफल, तो x गुने 6x प्लस शेषफल 25 इधर ला करके घटाइए और x को उधर घटाइए, तो 6x में से 1x घटेगा तो 5x बचेगा, बराबर 1355 में से 25 घटाइएगा तो 1330 बचेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 छक 30, 5 छक 30, x बराबर कितना आ गया? 266। तो यही छोटी संख्या निकल करके आ गया 266, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर निर्मित त्रिभुज DEF है। इसी प्रकार त्रिभुज DEF की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर निर्मित त्रिभुज PQR की भुजाओं की लंबाई दे दिया है 2, 3 और 5 इकाएं। तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप आप जानते होंगे कि तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहां से हम लोग बनाते हैं त्रिभुज हो गया यह ABC, त्रिभुज ABC हो गया। अब यहां पे बोला क्या कि त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य मतलब क्या? बीच में। तो यहां पे देखिए मध्य बिंदु हो गया और यहां से एक त्रिभुज बनता है जिसका नाम है DEF है। इसी प्रकार त्रिभुज DEF की भुजाओं के मध्य बिंदु, अब यहां पे देखिए इसका भी मध्य बिंदु और यहां से इसको मिलाने पर
एक और त्रिभुज का निर्माण होता है और इस त्रिभुज का नाम है PQR, यानी त्रिभुज P, Q और R। और PQR की भुजाओं की लंबाई दे दिया है 2, 3, 5 इकाई। तो यहां पे देखिएगा कि 2, 3, 5 इकाई, तो इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। तो यहां से एक चीज समझिएगा कि ये 3 जब है यानी R और Q, ये जो भुजा है इसका 3 है, तो आपका R F का भी 3 होगा और आप F और Q का भी 3 होगा। तो सोचिए कि जब इसका 3 है तो इसका भी 3 होगा, Q और F, Q से F का दूरी भी 3 होगा, 3 इकाई। और यहां देखिए 2, जब यहां पे देखिए PQ 2 है तो P और D भी क्या होगा, 2 होगा और DQ भी 2 होगा। तो D से Q तक का भी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पे देखिए कि P से D तक 2 होगा और P से E तक भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। E से R तक 5 होगा और R से F तक के 3 होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे कि 5 और 3 8, यहां से E से F तक के 8 है, तो जब ये 8 है तो A भी 8 होगा, यानी A से E तक 8 और A से F तक के 8। तो 5 और 3 8, आई हो जाएगा 3 और 2 5, यानी F से C तक के कितना हो गया, 5 हो गया। फिर उसी प्रकार यहां पे देखिएगा कि 5 और 2 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5। अब यहां से ए वाला हो जाएगा आपका 5 और 5 कितना, 5 और 2 7, ये वाला 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 और 5, सॉरी 5 और 2 7 हो गया, 5 और 3 8, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे बोल रहा है क्या कि त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर हो जाएगा, अब यहां देखिए A से E तक और E से B तक के जोड़ेंगे दोनों को, तो A से B तक का लंबाई निकलेगा। तो 8 7 15 प्लस 7 5 12 प्लस 7 5 12, सॉरी देखिएगा यहां पे 8 7 15 हो गया, जबकि 8 5 13 होगा, 8 5 13 और 7 और 5 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10 के 0, 1 2 3 और 1 4, यानी 40 इकाई। तो त्रिभुज ABC का जो परिमाप हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 इकाई हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1800 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए तथा 2800 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जबकि प्रत्येक में ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है। दोनों निवेश पर प्राप्त ब्याज का अंतर क्या होगा। तो यहां पे समझिएगा कि टाइम क्या है, टाइम जो है 1 वर्ष, 1 वर्ष, जबकि यहां पे बोला कि अर्धवार्षिक। तो सोचिए कि 1 साल में कितना अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक जो होता है प्रत्येक 6 महीना पर अर्धवार्षिक होता है, यानी छमाही आप बोल सकते हैं। तो 1 साल में कितना छमाही, तो 2 छमाही, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, तो 6 महीना का कितना टर्म आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहां पे आपको रेट दे दिया है, यानी दर कितना 10% वार्षिक है, वार्षिक है। अब यहां पे देखिए 2 क्या था, अर्धवार्षिक था, अर्धवार्षिक। और यहां पे देखिए कि यह वार्षिक आपको दिया हुआ है, रेट जो है वार्षिक है। तो जब समय अर्धवार्षिक होगा तो रेट भी क्या होगा, अर्धवार्षिक होगा। तो 1 साल में कितना अर्धवार्षिक, 2,
तो 2 से इसमें भाग देंगे 10 में, तो यह 5% हो जाएगा प्रति अर्धवार्षिक। ठीक है, दोनों में वही कंडीशन है, सेम दर है और सेम समय है ना। तो पहला देखिए कि 1800 रुपया इसका मूलधन है, तो मूलधन 1800 रुपया है और 5% बराबर क्या होता है, 1/20 होता है। 5% बराबर 1/20। तो 2 अर्धवार्षिक है तो 2 डंडा इसमें से खींच दीजिए, 2 डंडा खींचेंगे, इसके बाद 1800 का 1/20 करेंगे, तो 20 से इसको काटिएगा तो 90 बार में कटेगा, तो 90 रुपया पहले अर्धवार्षिक में और दूसरे अर्धवार्षिक में भी 90 रुपया मिलेगा। और आप जानते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, ब्याज का ब्याज है ना। तो पहला वर्ष का यानी पहला अर्धवार्षिक का ब्याज दूसरे अर्धवार्षिक में जाएगा, यानी 90 का 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 रुपया, 4.5 रुपया। ये सबको जोड़िएगा तो ऊपर वाला दोनों साधारण ब्याज होता है, जबकि ये दोनों के बीच का अंतर होता है। ठीक है, ये सभी को जोड़िएगा तो CI निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका। तो 9 9 18 180 और 4 84 184.5 184.5 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब हम लोग को निकालना है 2800 रुपया पर, तो 2800 रुपया इसको भी 2 भागों में बांटेंगे और इसका भी 1/20 करेंगे, तो 2800 का 1/20 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, 140 रुपया। तो पहले अर्धवार्षिक में 140, दूसरे अर्धवार्षिक में भी 140। पहले अर्धवार्षिक के ब्याज का ब्याज कहां जाएगा, दूसरे अर्धवार्षिक में जाएगा। तो फिर 140 का 1/20 निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 7 रुपया, तो यहां से 7 लिखेंगे। ये सभी को जोड़ेंगे तो इसका CI निकल जाएगा 280 और 7 87, 287 रुपया यहां से आ गया। अब दोनों के बीच में अंतर पूछा है, दोनों के बीच में अंतर, तो घटा दीजिए। तो 287 में से हम घटा देंगे 184.5, तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5.6 में से 4 घटेगा 2, 8 में से 8 घटेगा 0, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 102 रुपया 50 पैसा, यानी 102.5 इसका अंतर आ जाएगा ये दोनों का। इसको आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि वर्तमान में P Q से 3 वर्ष बड़ा है। वर्तमान में P जो है Q से 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब Q अगर x वर्ष का होगा तो P कितना वर्ष का हो जाएगा, x + 3 वर्ष का हो जाएगा। यह दोनों का क्या निकला, तो वर्तमान आयु, वर्तमान में इतना है। अब यहां पे कह रहा है कि 7 वर्ष बाद P, तो अभी वर्तमान में P कितना वर्ष का है, x + 3 वर्ष का है, तो 7 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, x + 3 + 7। ठीक है, तो 7 वर्ष बाद P की आयु 5 वर्ष पूर्व Q की आयु, देखिए 5 वर्ष पूर्व यानी पहले Q का आयु, तो Q का भी वर्तमान में x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले का आयु निकालेंगे अगर इसका, तो x - 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 वर्ष बाद P का आयु 5 वर्ष पहले Q के आयु से 2.5 गुना E है। तो जब 2.5 गुना E वाला है तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2.5 से गुना करेंगे, यानी 5/2 से। अब यहां पे देखिएगा कि x + 7 और 3 10 बराबर 5 से इसमें गुना कीजिए तो 5x - 50 25 बटा में 2। देखिए 2 उधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी 2x + 10, 10 दूनी 20 बराबर 5x - 25। 25 को इधर जोड़ दीजिए ला करके, तो उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और 2x को उधर घटा देते हैं तो 5x में से 2x घटेगा 3x बराबर 25 इधर ऐड हो जाएगा, तो 20 और 25 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 बार में x बराबर हो जाएगा 15, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। हम लोगों से पूछा है कि 3 वर्ष बाद P कितने वर्ष का हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे कि 3 वर्ष बाद P का आयु, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि P वर्तमान में कितना वर्ष का है, तो x + 3 वर्ष का है, तो x का वैल्यू रखेंगे 15 + 3 यानी 18 वर्ष। वर्तमान में P 18 वर्ष का है,
तो बोला 3 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, तो 3 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 18 3 21 वर्ष का हो जाएगा। यही आपका आंसर होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर, बोला कि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। यानी किसी संख्या को यदि हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 5 बचता है। इस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, इस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिएगा कि यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से यदि पूरा पूरा कट जाए तो पहला भाजक के द्वारा जो शेषफल बच रहा है उसी में भाग देने से आंसर आ जाता है। तो अब भाग किस में देना है, तो 5 में नहीं देना है, 5 के स्क्वायर में देना है। क्यों, क्योंकि बोला कि संख्या के वर्ग में, तो संख्या के वर्ग में जब बोलेगा तो वही काम क्या करेंगे कि इसके शेष के साथ ही करेंगे। ठीक है, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 3 बार में 21, घटाइएगा इसको 4 आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या में 7 से भाग देने पर 5 शेषफल बचता है, जबकि उसी संख्या के वर्ग में 7 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो 4 शेषफल बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है cot A प्लस cot B बटा में tan A प्लस tan B बराबर व्हाट, यानी इतना का मान क्या होगा। तो देखिएगा cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। तो देखिएगा यहां पे cos थीटा की जगह a है तो a लिखेंगे, अब बटा में sin a प्लस cot b है तो cos b बटा sin b हो जाएगा, बटा में tan थीटा बराबर क्या होता है, sin बटा cos होता है, तो sin a बटा cos a प्लस tan b बराबर हो जाएगा sin b बटा में cos b बराबर। देखिए ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा sin a और sin b का, तो हो जाएगा आपका sin a इंटू sin b। भिन्न का जोड़ कर रहे हैं तो sin a से इसमें भाग देंगे तो sin a से sin a कट जाएगा, बच जाएगा क्या sin b। sin b से इसमें गुना करेंगे तो cos a इंटू sin b प्लस sin b से sin b कट जाएगा, बच जाएगा sin a। तो sin a से इसमें गुणा करेंगे तो cos b इंटू sin a बटा में ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका cos a इंटू cos b बटा में, यहां पे देखिएगा ऊपर हो जाएगा आपका cos a से cos a कट जाएगा cos b बार में, तो sin a इंटू cos b प्लस cos b से cos b कट जाएगा cos a बार में, तो sin b इंटू cos a। अब यहां पे देखिए कि बड़का बटा मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो इसको आप लिखिएगा तो देखिए यहां पे जब इसको लिखिएगा तो cos a इंटू साइन बी प्लस cos b इंटू साइन ए बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है, बटा में साइन a इंटू साइन बी जैसे कि तैसे होगा sin a इंटू साइन बी। गुना जब करेंगे तो सोचिए कि ये ई वाला पलटाएगा, क्या कि इतना बटा इतना है ना, इतना बटा इतना है। तो ये बटा मतलब ये बड़ा बटा मतलब क्या होता है, भाग होता है। जब भाग को हम गुना में बदलते हैं तो ये पलट जाता है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी cos a इंटू cos b। अब बटा में साइन a इंटू cos b प्लस साइन b इंटू cos a बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा cos a इंटू cos b
बटा साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए यहां पे दोनों में गुना का चिन्ह है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए गुने कॉस बी बटा साइन बी। तो देखिएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसके लिए लिख सकते हैं कॉट ए इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा यानी कॉट थीटा कॉट बी। तो यही आपका आंसर यहां से निकल करके आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 400 का के मतलब गुना। हम एक ही बार लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 400 का 39.5% है, तो इसको हम लिखेंगे 39.5%। तो 395 बटा प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100 और दशमलव के लिए एक जीरो नीचे और आ जाएगा, प्लस 350 का के मतलब गुना वाट प्रतिशत, तो वाट बटा 100 हो जाएगा, बराबर में 242 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा, यानी वाट बराबर क्या आएगा। तो यहां से इसको काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 नमा 45, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे देखिए गुना करेंगे, 9 दूनी 18 के 8, 7 दूनी 14, 1 15, 158 प्लस 35 में 10 से भाग दीजिएगा तो 3.5 और गुने वाट यानी 3.5 वाट हो जाएगा, बराबर 242। अब यहां से देखिएगा कि 158 उधर घटा देंगे तो 3.5 वाट बराबर हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा 4, इसके बाद 3 बच गया, 13 में से 5 घटेगा 8, 84 हो गया। अब यहां वाट बराबर हो जाएगा 3.5, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 84 बटा 3.5, तो दशमलव हटाएंगे ऊपर में एक जीरो चला जाएगा, 7 से 7 पचे 35 और 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 12 7 84, 120 बार में 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 यानी वाट बराबर हो जाएगा 24। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसे 17 से गुना करने पर उसमें 640 की वृद्धि हो जाती है। तो देखिएगा कि कौन ऐसी संख्या है, तो माना कि संख्या बराबर x, इसमें 17 से गुना करने पर, तो 17 से गुना कर दीजिए, 17 से गुना करने पर इसमें 640 की वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही कोई संख्या में 17 से गुना करते हैं तो उस संख्या में कितना वृद्धि हो जाता है, तो 640 वृद्धि हो जाता है। तो यानी x प्लस 640 हो जाता है, बात बराबर यहां से। तो हो जाएगा आपका 17x बराबर x प्लस 640। x इधर ला करके घटाएंगे तो 17x में से एगो x घटेगा, 16x बराबर 640, 16 चौके 64, 40 बार में कट जाएगा, x बराबर 40। और x क्या माने थे हम लोग, संख्या माने थे, और संख्या बराबर क्या आ गया 40। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर, किसे बोला है कि रॉकेट के ऊपरी हिस्से का आकार एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, यानी लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है रॉकेट का ऊपरा हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा है वह लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। तो यह लंबवृत्तीय शंकु हो गया, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, यानी इसका यहां से जो हाइट है, इसका जो हाइट है h बराबर 3 मीटर है, 3 मीटर है, जबकि उसका निचला भाग यानी इसका जो निचला भाग है यह बेलनाकार है, जिसकी त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। तो इसका जो लंब बेलनाकार है, इसका त्रिज्या, तो देखिएगा यहां पे इसका यहां से हाइट जो है कितना है, इसका हाइट अब बड़ा H मानेंगे। बड़ा H इसलिए मानेंगे क्योंकि देखिएगा
कि छोटा h यहां पे मान लिए हैं, तो बड़ा h यहां पे मान लेंगे, इसका 10 मीटर है ना। और इसका त्रिज्या जो है कितना है, 3 मीटर है। त्रिज्या यानी r बराबर 3 मीटर है। तो त्रिज्या इसके लिए जब 3 मीटर होगा तो इसके लिए भी 3 मीटर होगा। इंजन के लिए जगह बनाने के लिए रॉकेट के आधार को अंदर से अर्धवृत्ताकार रूप में काटा जाता है, यानी खोखला कर दिया जाता है इंजन रखने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार इसको काट दिया जाता है, यानी अर्धवृत्ताकार, यानी नीचे से यह खोखला कर दिया जाता है इंजन लगाने के लिए, इंजन फिट करने के लिए, जिसकी त्रिज्या भी 3 मीटर है। तो देखिए इसका भी त्रिज्या क्या है, 3 मीटर ही। ये जो अर्धवृत्ताकार है इसका भी त्रिज्या क्या है, 3 मीटर ही है। तो 3 मीटर आपका अर्धवृत्ताकार का भी त्रिज्या हो गया, बेलन का भी हो गया और शंकु का भी हो गया। घन मीटर में रॉकेट का कुल आयतन ज्ञात करें। तो देखिएगा रॉकेट का कुल आयतन बराबर, तो देखिएगा कि रॉकेट का कुल आयतन बराबर हो जाएगा आपका लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होता है। इसके बाद प्लस में इसको जोड़ेंगे बेलन के आयतन। तो बेलन का आयतन हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h, कैपिटल H। और इतना में से हमको घटा देना है किसका, तो ये अर्धवृत्ताकार का आयतन है ना, जिसमें इंजन फिट कर किया गया है। ये तो खोखला हो गया, तब तो उसमें इंजन आएगा। अब इसको क्या करना है कि इसका आयतन को घटा देना है। तो इसके आयतन को घटाइएगा तो इसका आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो यहां से इसको घटाएंगे तो देखिए यहां पे कि सब में कॉमन क्या है, तो पाई r स्क्वायर कॉमन है, पाई r स्क्वायर कॉमन है। तो यहां पे बच जाएगा 1/3 RH, सॉरी h बचेगा 1/3 गुने h, क्योंकि पाई r स्क्वायर हम लोग क्या किए हैं कि कॉमन ले लिए हैं, तो h बचेगा। यहां पे देखिए पाई r स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो प्लस क्या बचेगा, h बचेगा, कैपिटल H। इसके बाद माइनस में पाई r स्क्वायर कॉमन चला गया, तो 2/3 गुने 1 r बचेगा, क्योंकि देखिए पाई r स्क्वायर यहाँ पे q है तो 1 r बच जाएगा। अब यहाँ पे पाई को पाई के जगह रखते हैं। इसका देखिएगा r स्क्वायर, तो r क्या है, सभी के लिए r बराबर है यानी 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे इसको, 1/3 गुने h, यानी छोटा h जो है 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस बड़ा h देखिए 10 है तो 10 लिखेंगे, माइनस 2/3 गुने r, यानी जो रेडियस है त्रिज्या वो कितना है, 3 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये वाला 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखिए पाई गुने 3 के स्क्वायर कितना, 9। अब यहां पे 10 में से 2 घटेगा, 10 से कम 10, सॉरी यहां पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1 बचेगा नहीं वाला, तो 1 प्लस 10 माइनस 2 एकम 2, तो पाई गुने 9। यहां पे देखिएगा कि 1 प्लस 10, 10 है कि 11, 11 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो हो जाएगा आपका 9 9 81, 81 पाई, 81 पाई हो जाएगा। और यहां पे बोल रहा है कि हम लोगों से, हाँ यही चीज पूछ रहा था रॉकेट का कुल आयतन। तो रॉकेट का कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पे कि ये आपका लंबवृत्तीय शंकु का आयतन प्लस ये बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन में से घटा देंगे क्या, अर्धवृत्ताकार का आयतन, क्योंकि इसमें इंजन को फिट किया गया है ना। अब यहां से इसको क्या करेंगे कि कॉमन लेकर के इसको बना देंगे वैल्यू पुट करके, तो यही आपका आंसर आ गया 81 पाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर, बोला है कि P और Q एक साथ काम को 18 दिनों में और Q और R एक साथ समान काम को
24 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए P और Q मिल करके किसी काम को 18 दिन में, जबकि Q और R मिल करके उसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है। यदि P और R की दक्षता का अनुपात देखिएगा, P और R के दक्षता का अनुपात दे दिया है 2:1, यानी कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया है। तो Q अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहां से देखिएगा कि 18 और 24 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों? क्योंकि एलसीएम बराबर कुल काम होता है। एलसीएम बराबर क्या होता है? कुल काम। तो 18 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तो 72 हो जाएगा। 18 से इसको काटेंगे तो 4 बार में, और 24 से भाग देंगे 72 में तो 3 बार में। अब यहां पे समझिए कि हम लोगों से पूछा है क्या चीज का? Q का, है ना। तो Q का पूछा है, तो देखिए P और R का दिया हुआ है, तो सोचिए कि P एक दिन में 2 काम करता है और ये भी आपका क्षमता ही है। ये 4 और 3 जो है ये भी अनुपातिक क्षमता ही आता है, ठीक है। तो सोचिए कि P और Q मिल करके एक दिन में 4 काम करता है, Q और R एक दिन में 3 काम करता है, जबकि यहां पे देखिए P अकेला 2 काम और R अकेला 1 काम करता है। तो यहां से वैल्यू पुट करके देखते हैं कि Q का मान समान आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसमें P और Q का है, तो P और Q मिलकर के 4 काम करता है। तो देखिए P का वैल्यू 2 है, तो P का वैल्यू 2 है, यानी 2 काम करेगा P। तो 4 काम में से, यानी 4 काम है टोटल करता है दोनों मिलकर के, तो 4 काम में से 2 घटाएंगे P का वैल्यू, तो Q का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तब तो देखिए 2 और 2 4, यानी 2 काम P भी करता है और 2 काम Q भी करता है। अब यहां पे देखिएगा कि R का वैल्यू, तो R का वैल्यू 1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो देखिए Q का वैल्यू क्या आ गया? 2। अब यहां भी Q था और यहां भी Q था, और दोनों का वैल्यू क्या आ गया? समान आ गया। इसका मतलब जो है परफेक्ट वैल्यू यहां से निकल करके आया। तो हम लोगों से पूछा है कि Q अकेला काम करेगा तो कितना दिन में काम कर पाएगा? तो कुल काम कितना है? 72 काम, यानी एलसीएम बराबर जो होता है वह कुल काम होता है, यानी टोटल वर्क होता है। तो 72 काम को किस हिसाब से करेगा, यानी किस क्षमता से करेगा? Q। तो Q करेगा प्रतिदिन 2 काम, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 36 दूनी 72, यानी 36 दिन में Q अकेला उस काम को कर पाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर, कि 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, यानी डिस्काउंट दिया जाता है, किसी वस्तु पर एकल छूट क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है देखिएगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100, ये सूत्र होता है। और 2 क्रमागत छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि माइनस छूट दिया जा रहा है, तो माइनस, तो माइनस में पहले क्या है? 25%, फिर माइनस में 10%। और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 25 गुने 10 अब बटा में 100, इसको काटिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो -25 -10, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -35%। 25 और 10 35, अब प्लस में 25 में 10 से भाग दीजिएगा तो 2.5% आएगा। तो -35% में से 2.5% घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में 5, ये दशमलव, 4 में से 2 घटेगा 2 3, यानी 32.5%। और माइनस किसको दर्शाता है? तो छूट को दर्शाता है, यानी 25% और 10% के 2 क्रमागत छूट 32.5% के एकल छूट के बराबर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 32.5%। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य मतलब क्या होता है? औसत ही होता है। 12 छात्र है गुने औसत कितना है? 67.4 है। तो इसको गुना कीजिए पहले, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4,
12 सते 84 या 4, 88 के 8 हासिल 8, 12 छक 72, 72 8 80, यानी 808.8 आ गया। यदि एक अन्य कक्षा के 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.3 है, अब अलग एक कक्षा है उसमें 15 छात्र है और इसका औसत है 72.3। अब इसको गुना कीजिए, 15 या 45 के 5 दशमलव हासिल 4 हो गया, 15 दूनी 30 और 4 34 के 4 हासिल 3, 15 सते 105, 105 और 3 108, यानी 284.5 आ जाएगा। अब बोला है क्या, तो दोनों कक्षाओं का संयुक्त माध्य क्या होगा। तो दोनों कक्षा का संयुक्त माध्य पूछ रहा है हम लोगों से, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी टोटल एवरेज जो हो जाएगा आपका 808.8 प्लस 284.5 बटा में कितना 15 और 12 27, टोटल छात्र जो हो जाएगा पहले वाला में 12 गो और दूसरा वाला में 15 गो, तो 15 12 कितना हो जाएगा 27। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको जोड़ते हैं, तो 8 5 13 के 3, 8 4 12 1 13 के 3, ये हो जाएगा 8 1 9, ये हो जाएगा 8 1, यानी 1893.3 हो जाएगा बटा में 27। ये कटने वाला है, 9 से कटने वाला है, देखिए तो 8 1 9 9, 3 3 6, 9 से नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 से इसको काटेंगे, 3 6 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो हो जाएगा आपका 631.1 बटा में 9। तो इसमें क्या करेंगे कि 631.1 में 9 से भाग देंगे, ठीक है, तो इसको भाग दीजिएगा, तो 9 सते 63, अब नहीं कटेगा, एक उतरेगा, अभी भी नहीं कटेगा, तो यहां पे क्या करेंगे 0 देंगे, इसका 11 हो गया, तो 9 एकम 9, 2 बचेगा, तो 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 70.12 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर, बोला कि एक 125 मीटर लंबी ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की गति कितनी है, यानी ट्रेन का स्पीड पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे कि ट्रेन का लंबाई के साथ क्या होता है कि पोल का लंबाई हो या फिर प्लेटफॉर्म का लंबाई हो, ये सब क्या होता है जुड़ता है। तो 125 प्लस 75, ट्रेन की लंबाई कितना 125 मीटर और 75 मीटर लंबे स्टेशन है, तो दोनों को यहां पे जोड़ देंगे, बराबर एस गुने, यानी स्पीड निकालना है, तो एस गुने 5/18 होता है, और गुने टाइम, टाइम कितना तो 10। तो यहां से सूत्र देखिएगा क्या होता है कि दूरी बराबर, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, और इतना ही से आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है। कहां पर 5/18 से गुना करना है और कहां पे 18/5 से। तो ये वाला फॉर्मूला में आपको हमेशा क्या करना है कि 5/18 से ही गुना करना है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 125 प्लस 75 200 बराबर एस गुने 5/18 गुने 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौके 20, 18 उधर भाग में इधर आएगा तो गुना में 18 चौके 72, यानी स्पीड बराबर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर, बोला है क्या कि 3 7 5 7 2 3 2 9 3 9 इसका बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए बहुलक याद रखने के लिए, यानी बहुलक ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा देहाती ट्रिक याद रखिएगा। बहुलक, बहुलक मतलब क्या, बहुत बार।
जो बहुत बार आया है, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। तो देखिए इसमें से कौन सा अंक जो है वह सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है। तो आपको दिख रहा होगा कि 3 जो है यह 3 बार रिपीट किया है, जबकि 7 2 बार, 9 2 बार, 2 2 बार और 5 1 बार, यानी सब 1 बार 2 बार रिपीट कर रहा है, जबकि 3 जो है 3 बार रिपीट किया है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन किया है? 3। तो सबसे बहुत कौन है, यानी सबसे ज्यादा कौन है? तो 3 है। तो 3 ही आपका हो जाएगा क्या? बहुलक। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर। बोला है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में 8820 रुपया तथा 3 वर्ष में 9261 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कि 2 वर्ष में हो जाता है 8820 रुपया, जबकि 3 वर्ष में हो जाता है 9261 रुपया। तो देखिएगा यहां से कि वर्ष में कितना का अंतर है, तो वर्ष में 1 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है, जबकि यहां पे दोनों में अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 घटाइए इसको, 6 में से 2 घटेगा 4, 12 में से 8 घटेगा 4, 8 में से 8 घटेगा तो 0 हो जाएगा 441। तो 441 क्या निकला? ब्याज 1 साल का। ठीक है, हम लोगों से दर पूछा है, तो दर बराबर होता है 1 साल का जो ब्याज है उसको ऊपर लिखेंगे और किसके सापेक्ष? तो इसके सापेक्ष, क्योंकि दोनों 2 वर्ष बराबर हो गया। ब्याज आ गया कितना? 441। तो 441 ऊपर लिखेंगे और पहले वाला मान लिखेंगे नीचे, है ना। तो पहला वाला मान लिखेंगे तो 8820 है, और प्रतिशत में बदलना है तो, क्योंकि दर जो होता है रेट वो प्रतिशत में होता है हमेशा, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं कि गुना 100 कर देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 441 से काटिएगा तो 2 बार में 882 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 10 को तो 2 बचे 10, यानी 5% इसका दर निकल करके आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर। इसे बोला है कि 2 नल P तथा Q मिलकर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। P और Q मिलकर के 6 मिनट में भर सकते हैं, 6 मिनट में। यदि भरने में Q P से 5 मिनट अधिक लेता है, Q क्या करता है कि P से 5 मिनट अधिक लेता है, तो माना कि P अगर x मिनट लेता है तो Q कितना? x + 5 मिनट। तो बोला है कि Q खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। यहां पे समझिएगा कि Q के बारे में पूछा है कि कितना समय लेगा। तो देखिए कि ये Q जो है इतना मिनट में भरता है, जबकि P इतना मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में इसका भराव कार्य कितना होगा? तो 1/x + 5, जबकि P का हो जाएगा 1/x, है ना। तो दोनों मिलकर के इतना भरता है प्रति मिनट, जबकि भरता कितना है? 1/6। ये दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यह द्विघात समीकरण पर आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी से क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन का सहारा लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10 मिनट, बी में है 15 मिनट, सी में है 20 मिनट और डी में है 25 मिनट। यही चीज ऑप्शन में दिया गया। तो यहां पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछा है कि Q कितना देर में भरेगा, तो जो चीज पूछा जाता है वही ऑप्शन में रहता है। तो हम लोगों से पूछा गया कि Q कितना देर में भरेगा, तो Q के लिए हम अगर 10 मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, तो 10 किसके लिए? Q के लिए। तो सोचिए कि P से 5 मिनट अधिक लेता है Q, इसका मतलब P जो है 5 मिनट कम लेगा इससे। तो 10 अगर Q के लिए हो गया तो P के लिए कितना होगा? 5 होगा, यानी Q 10 मिनट में भरेगा तो P 5 मिनट में भरेगा। दोनों का एलसीएम लेकर के हम लोग देखते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा एलसीएम, है ना। और एलसीएम बराबर होता है कुल कार्य, तो 10 से कम 10, 5 दूनी 10। और ये जो आता है यह अनुपातिक वैल्यू आता है, जो कि क्षमता आता है। इसका मतलब क्या है कि Q प्रति मिनट 1 लीटर भरता है, जबकि P प्रति मिनट 2 लीटर भरता है। तो सोचिए कि Q और P मिलकर के
10 काम यानी 10 लीटर के टंकी को भरेगा तो 2 1 3 के हिसाब से भरेगा, तो क्या 6 आ रहा है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में ही दे दिया है कि दोनों मिलकर के 6 मिनट में भरता है। तो देखिए 3 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी 3 पूर्णांक 1/3 आएगा, जो कि 6 तो आया नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। और फिर हम लोग ऑप्शन नंबर बी रख करके देखते हैं। तो Q के लिए 15 हो जाएगा, तो इससे कम 5 कितना 10 हो जाएगा P के लिए। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अब 30 लीटर का टंकी हो गया, Q भरता है 2 लीटर प्रति मिनट और P भरता है 3 लीटर प्रति मिनट। तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भरेगा, यानी प्रत्येक मिनट 3 या 2 5 भरेगा, तो 5 6 30। देखिए 6 मिनट में भर दिया, और यही ना दिया हुआ था ऑप्शन में, यहाँ पे क्वेश्चन में यही चीज दिया हुआ था। तो देखिए सारा चीज इसमें टैली कर रहा है, किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर, बोला कि मोहन ने एक घोड़ा 8250 रुपए में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा, घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। जैसे देखिए कि 8250 है, इसका 4% लाभ, तो 4/100 यानी 8250 गुने 4/100 लिखेंगे, तो यहां से लाभ निकलेगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं विक्रय मूल्य, तो आपको क्या करना होगा, 8250 गुने 104/100 कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको काट करके, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा 30, 32 हो गया, 5 6 30, 50 25, गुना कीजिए, 5 दूनी 10 के 0, 6 दूनी 12, 1 13 के 3, 2 एकम 2, 1 3, 330 रुपया। 330 रुपया क्या चीज आ गया, इसका प्रॉफिट आ गया, यानी लाभ आ गया, तो ये निकला लाभ बराबर, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो कितना में खरीदे हुए था, 8250 रुपया में, और प्लस लाभ जोड़ देंगे 330 रुपया, तो हो जाएगा 0, 5 या 3 8, 3 या 2 5 8, यानी 8580 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है यह क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति का। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,4 और 4,0 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी बांटता है। तो देखिए यह रेखाखंड है, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यहां पे, और यहां पे देखिए कि कहीं बीच में से विभाजित किया जा रहा है इसको, यानी इसको बांटा जा रहा है। तो इस बिंदु का मान हम लोगों से पूछ रहा है कि x, y बराबर क्या होगा, जबकि हमको दे दिया है पहला बिंदु -4,4 और दूसरा बिंदु अंतिम बिंदु, यानी ये शुरुआत वाला बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है 4,0, ठीक है। और अनुपात जो होता है यहां पे होता है, तो यह 3:1 के अनुपात में। तो देखिएगा कि अनुपात जो होता है mn के अनुपात में होता है, आप जानते होंगे। तो mn के अनुपात में होता है, तो ये पहला जो होगा यह m होगा, यानी m बराबर 3 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग भुज का मान निकालेंगे। जैसे x वाला जो होता है भुज होता है, तो ये होगा आपका x1 और ये हो जाएगा x2, जबकि a वाला जो होगा y1 होगा और a हो जाएगा आपका y2, ठीक है। तो देखिएगा x का मान निकालने का सूत्र होता है, यानी x बराबर निकालने का mx2 प्लस nx1 अब बटा में m प्लस n। m का मान रखेंगे तो 3 है,
गुने x2 का मान कितना, तो देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस n का मान 1 गुने x1 का मान कितना है, तो -4 है, बटा में m प्लस n, तो 3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, बटा में 3 1 4, तो 12 में से 4 घटाएंगे 8, बटा में 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहां से हम लोग निकालेंगे y का वैल्यू। अब यहां से कोटि का निकालेंगे, कोटि का वैल्यू, तो देखिएगा y का फॉर्मूला होता है y बराबर m y2 यानी m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, अब बटा में m प्लस n होता है, तो m का मान कितना है, 3 है, तो 3 गुने y2 देखिए तो y2 कितना है, 0 है, प्लस n 1 हो गया और y1 कितना 4 है, 4 लिखेंगे, बटा में m प्लस n, तो 3 प्लस 1, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, बटा में 3 1 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, बटा में 4, 4 से एक बार में कट जाएगा 4, तो 1 हो गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां से हम लोग का आंसर हो जाएगा x के लिए कितना 2 और y के लिए 1, तो यही आपका बिंदु कितना आया, x, y का वैल्यू 2, 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बोला कि यदि 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, तो पूछ रहा है, हाँ दिया हुआ है कि दो मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो यहां से एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में अल्फा और बीटा ये सब निकालने के लिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सब निकालने का, तो द्विघात समीकरण में आप पढ़े होंगे एकल समीकरण के हिसाब से, तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बराबर 0। तो देखिए यहां पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बराबर 6, बी बराबर हो जाएगा -5 और सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर है तो अपने जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो यहां पे एक्स है, और सी देखिए है ना। तो यहां से हम लोग निकालते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a, -b बटा a। तो देखिएगा -b बटा a तो माइनस होगा, अब b का मान क्या है, माइनस में 5, तो -5 हो गया, बटा में a का मान कितना, तो 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 बटा में 6, 5 बटा 6 किसका मान निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला पर सेट करने में आसान होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटा a होता है, c बटा a, तो c का वैल्यू कितना 1 और a का वैल्यू 6। तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी निकल गया। तो एक सूत्र लगाते हैं यहां से हम लोग, वो सूत्र कौन है, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे देखिए यहां पे इसका वैल्यू हम लोग को निकालना, यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab यानी 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 5 बटा 6 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, तो 1 बटा 6 है, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 5 के स्क्वायर 25 बटा में 6 के स्क्वायर
36 माइनस 1/3, ये हो जाएगा आपका एलसीएम 36, 25 माइनस 3 से 12 तिया 36, 12 कम 12, 25 में से 12 घटाइएगा तो 13 बचेगा, 13/36, यही इसका आंसर निकल कर क्या जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 13/36। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और आगे क्या बनाया जाए, ऐसा क्वेश्चन सेट कंप्लीट करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए, हमें ये चीज़ जरूर बतलाइएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।